हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द इंजीनियर्स पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट का नाम है डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट और जनरल नाम जो है हम बात कर रहे थे मशीन डिज़ाइन के। अब इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे क्या और हम इस सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। इस सब्जेक्ट में हम कुछ नहीं करेंगे, आपने जब अभी तक पढ़ा है या आप जो जानते हैं उसका इस्तेमाल हम करेंगे हमारी बेसिक नीड्स के एलिमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए। अगर आप सिंपल भाषा में कहें तो नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज अ use of scientific principles, technical information and imagination in the design of machine or machine system to perform a specific function with maximum economy and efficiency। इस बात है हम क्या करेंगे, हमारे पास जो साइंटिफिक प्रिंसिपल आपने पढ़े हुए हैं, जो आपके पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, उनको यूज करते हुए अपनी इमेजेस को यूज करते हुए किसी मशीन कंपोनेंट की मैक्सिमम एफिशिएंसी और इकोनॉमी के साथ उसको डिज़ाइन करेंगे ताकि वो अपना यूजफुल वर्क या अपना सिस्टम का फंक्शन प्रॉपर काम कर सके। तो इसी में हम ये समझेंगे। तो अभी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की प्रीरिक्विजिट की। प्रीरिक्विजिट के अंदर हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है, वो है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। क्यों कि जब तक आप मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड को पढ़ेंगे नहीं और अच्छे तरह से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जब तक आप मशीन डिजाइन या डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट के अंदर ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ बात करें जब बिना इसको अंडरस्टैंड किए हुए आप इसको नहीं समझ सकते। क्यों कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के अंदर आपने क्या पढ़ा है, यही पढ़ा है कि किसी बार के या किसी भी एलिमेंट के अंदर मटेरियल के अंदर जब डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस एक्ट करते हैं तो उस एलिमेंट का बिहेवियर कैसा होता है, यानी कि उसके अंदर स्ट्रेसेस कैसे आते हैं, स्ट्रेन कैसे होता है, और यही सब हम यूज करेंगे डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट के अंदर या मशीन डिजाइन के अंदर तो डिजाइन ऑफ कंपोनेंट। इसलिए हम बात करते हैं कि प्रीरिक्विजिट के अंदर आपका मॉस सब्जेक्ट आना ही चाहिए। अगर आपको फिर भी अगर किसी सब्जेक्ट किसी को लगता है कि मॉस में कोई दिक्कत है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस के मॉस वाले लेक्चर्स को देख सकते हैं, वहां से हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट की। तो डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट के अंदर डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो पहले हम बात करेंगे सिंपल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल्स, जो हमारे काम की है, जो डिजाइन के अंदर हम काम कर रहे हैं उसमें बात करेंगे कि मेटल्स की कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है जो हमारे लिए यूजफुल है और जिनको हम ध्यान रखते हुए सारा काम करेंगे। ओके, नाउ अंडरस्टैंड करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। हमारी पहली जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट विदाउट रप्चर एक्सटर्नल फोर्स कॉजिंग वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। आपने स्ट्रेंथ का टर्म सुना होगा, जब आपने मॉस पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। एक्चुअली है क्या, हमने कहा कि जब किसी बॉडी पर मटेरियल पर आप जब फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगी। तो हमने कहा मैक्सिमम उस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है जिसके कारण स्ट्रेस जनरेट होंगे जब तक वो टूट नहीं जाता। अगर हम बात करें टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, आपने टेंसाइल फोर्स लगाया, उस टेंसाइल फोर्स के कारण क्या हुआ, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हुए। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है टेंसाइल स्ट्रेंथ की, जब तक वो मटेरियल बिना टूटे हुए या बिना फ्रैक्चर हुए उसको सस्टेन कर सकता है, ये कहलाती है आपकी स्ट्रेंथ। इसी पर हम बात करें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, शियर स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ क्या है, सीधी सी बात है कि आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगाए उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण स्ट्रेस जनरेट हुए, उन स्ट्रेसेस की मैक्सिमम वैल्यू जो वो बिना टूटे हुए उनको सस्टेन कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इलास्टिसिटी, एंड इट इज नथिंग बट इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, रबड़ लीजिए, रबड़ को आप खींचें तो क्या खिसता चला जाएगा, खिसता चला जाएगा, खिसता, जैसे आप उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो यही इलास्टिसिटी है, यानी कि आप किसी भी मटेरियल के अंदर जब फोर्स लगाएंगे वो क्या होगा, डिफॉर्म होगा, होता चला जाएगा, डिफॉर्म होता चला जाएगा, और जैसे ही आप उस फोर्स को हटाएंगे वापस क्या होगा, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इलास्टिसिटी। ओके, दूसरी है प्लास्टिसिटी, जस्ट इसका रिवर्स, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिटेन द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस अंडर द लोड ऑफ ऑन अ परमानेंट बेसिस। इसका सबसे उदाहरण है, आप प्लास्टिक शीट लीजिए या सॉफ्ट प्लास्टिक लीजिए, प्लास्टिक शीट को खींचिए, प्लास्टिक शीट खींचेंगे तो क्या होगा, वो खिंच जाएगी, जैसे आप प्लास्टिक शीट छोड़ेंगे वो वैसी की वैसी रह जाएगी, यानी कि वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ पाएगी। इसी को हम बोलते हैं
प्लास्टिसिटी। ओके, जब आप खींचेंगे छोड़ने पर वापस ओरिजिनल शेप में आ जाती है तो वो कहलाएगी उस मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी यानी इलास्टिसिटी। अगर वो उसी शेप में रह जाती है डिफॉर्म शेप में ही तो वो कहलाएगी उसकी प्लास्टिक प्रॉपर्टी या प्लास्टिसिटी। अब इसको हम समझते हैं हमारे स्ट्रेन कर्व पर जो आपने मैग्नेटिक सॉलिड के अंदर पढ़ा है। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन है। हम यहाँ पर जनरल डक्टाइल मटेरियल का कर्व बना रहे हैं। ओके, इसी तरह कुछ होता है। ये क्या कहलाती है आपकी प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पर कहीं आपका प्रोपोर्शनल लिमिट आएगी और यहाँ पर आपकी क्या आएगी इलास्टिक लिमिट। ओके, और इसी इलास्टिक लिमिट तक आपका हुक्स को वेरी करता है कि उसमें क्या कहता है जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे स्ट्रेन बढ़ेगी। फिर हमने कहा था ये क्या था आपका फॉर्मूला E एप्सिलॉन, जहाँ E क्या था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और कहाँ तक वेरी करता है उससे पर सिर्फ यहीं तक रहता है। यानी जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे स्ट्रेन बढ़ेगी। ओके, जैसे आप छोड़ देंगे वहां पर ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। तो ये क्या आपका इलास्टिक पॉइंट। ओके, और जैसे आप इसके आगे स्ट्रेस लगाएंगे ये वैलिडिटी देगा। क्या होगा आप देखें स्ट्रेस कम बढ़ा है स्ट्रेन बढ़ रही है, उसके बाद देखिए बिना स्ट्रेस बढ़ाए क्या हो रहा है स्ट्रेन घट रही है। तो ये आपको कहलाता है प्लास्टिसिटी। अगर यहाँ पर छोड़ देंगे तो वो क्या होगा बॉडी डिफॉर्म की डिफॉर्म रहेगी, वापस ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगी। इसलिए हम इस कर्व को अगर बात करें तो इसको हम दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। ये कहलाता है आपका प्लास्टिक थ्योरी वाला रीजन और ये कहलाता है इलास्टिक थ्योरी रीजन वाला। अगर हम बात करें तो ये क्या होता है आपकी जब हम स्टडी करते हैं ये रीजन होता है आपका थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी वाला, जो हमारे काम का जो हम पढ़ते हैं जनरली मोशन डिजाइन के अंदर। और इसके आगे वाला रीजन होता है आपका थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी वाला। आपने जो मोस्ट पढ़ी है जहां पर उसमें पढ़ा है वो कहां वेरी करता है उसी पर इसी पॉइंट तक रहता है। जब हम डिजाइन की बात करेंगे तो हम इसी की बात करेंगे। ओके, जब हम मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो हम इस डिजाइन की बात करेंगे। हो सकता है यहाँ पर आपको कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशन बढ़ जाए, अलग चेंज हो जाए या अलग नहीं आ जाए। कि हम जो पढ़ते हैं मोस्ट के अंदर डिजाइन पढ़ेंगे तो हम कहां से इसी डिजाइन की बात करेंगे इलास्टिक रीजन तक की। ओके, हम इलास्टिक रीजन तक की बात करेंगे, हम उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ इसी रीजन की। तो हम जिसकी बात करते हैं थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो आगे पास दो सब्जेक्ट आते हैं, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी एंड थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी के अंदर हम इसी रीजन को कंसीडर करते हैं और प्लास्टिसिटी के अंदर इस रीजन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आगे बात समझ में कि इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी क्या चीज है, क्यों इंपॉर्टेंस है और हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है कि हम कहां काम करें तो पता हो। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास स्टिफनेस या रिजिडिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ वेरियस एक्सटर्नल लोड और फोर्सेस। ओके, अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ में हमने क्या किया था रेजिस्ट किसको किया था स्ट्रेस को। स्टिफनेस और रिजिड के अंदर क्या रेजिस्ट कर रहे हैं डिफॉर्मेशन को, दोनों एक ही चीज है। तो डिजाइन पर्पस से हमारे दोनों इंपॉर्टेंट है। तो रिजिडिटी या स्टिफनेस में क्या करेंगे जो आप डिफॉर्मेशन आ रहा है उस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर रहे हैं। अगर हम डिजाइन पर्पस की बात करें तो हमारे पास दो तरह की डिजाइन होती है, डिजाइन फॉर स्ट्रेंथ और डिजाइन फॉर रिजिडिटी। डिजाइन ऑफ स्ट्रेंथ में बात करेंगे उन मैक्सिमम स्ट्रेसेस को कंसीडर करते हुए क्या कि मैक्सिमम जो बॉडी के अंदर एलिमेंट के अंदर स्ट्रेस आ रहे हैं उन एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे तो वो मैक्सिमम उन स्ट्रेसेस से आगे नहीं जा पाए। जबकि जब डिजाइन फॉर रिजिडिटी की बात करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि आपके एलिमेंट के अंदर होना डिफॉर्मेशन उस एक लिमिट डिफॉर्मेशन से बाहर नहीं चला जाए। ओके, तो ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टिफनेस या रिजिडिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है रेजिलेंस। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्सॉर्ब एनर्जी व्हेन डिफॉर्म इलास्टिकली एंड रिलीज दिस एनर्जी व्हेन अनलोडेड। यानी कि आपने क्या किया मटेरियल को क्या हुआ डिफॉर्म किया, उसके अंदर क्या हुआ स्ट्रेन आएगा स्ट्रेन एनर्जी आएगी। तो यानी आपने जो एनर्जी एब्सॉर्ब की और जैसे आप लोड को हटाएंगे वो एनर्जी क्या हो जाएगी रिलीज हो जाएगी। यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर अपन ने लोडिंग और अनलोडिंग की तो वो क्या कहलाएगी उस एनर्जी को एनर्जी एब्सॉर्ब की वो एनर्जी क्या कहलाएगी रेजिलेंस। वही बात अगर हम बात करें इस एनर्जी को जब तक हम एब्सॉर्ब करते जाएंगे जब तक ये टूटेगा। यानी कि एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्सॉर्ब एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर और रप्चर टेक प्लेस।
यानी कि आपने किया उस मटेरियल के अंदर लोडिंग करते गए तो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होती गई, एनर्जी एब्जॉर्ब होती गई और एक टाइम पे टूट गया। यानी जब तक टूटते समय तक जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की वो कहलाएगी उसकी टफनेस। ओके, अब इन दोनों को मेजर करने के लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो कहलाती है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस और मॉडुलस ऑफ टफनेस। अब इन दोनों को समझते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर इन दोनों को हम कैसे मेजर करते हैं। वही हम वापस एक जनरल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रहे हैं। ये आपका फ्रैक्चर पॉइंट है, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, इतना ज़्यादा नहीं होता ये कि मैं ये आपका फ्रैक्चर पॉइंट है, ये आपका इलास्टिक पॉइंट है। ओके, यहाँ पर यील्डिंग पॉइंट्स है और यहाँ पर आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट है। ओके, तो हमने कहा अगर हम इस इलास्टिक लिमिट के अंदर तक लोडिंग कर रहे हैं तो एनर्जी क्या होगी, एरिया अंडर द कर्व। तो ये जो एनर्जी है, ये जो स्पेस, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। और जबकि फ्रैक्चर तक की जो एनर्जी एब्जॉर्ब की वो क्या कहलाएगी आपकी मॉडुलस ऑफ टफनेस, यानी कि यहां तक ये पूरी एनर्जी। ये कहलाएगी आपकी मॉडुलस ऑफ टफनेस। अगला समझ कि हम रेजिलेंस क्या है, टफनेस क्या है और इन दोनों को हम किस टर्म से मेजर करते हैं। ठीक है, बात हमारे पास हो जाती है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस और मॉडुलस ऑफ टफनेस। प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू डिफॉर्म टू अ ग्रेटर एक्सटेंट शोइंग विदाउट एनी क्रैक व्हेन इज सब्जेक्ट टू अ टेंसाइल फोर्स। यानी अगर किसी मटेरियल पे हम टेंसाइल फोर्स लगाएं, ओके, और वो डिफॉर्म होती चली जाए, डिफॉर्म होती चली जाए जब तक उसमें कोई क्रैक नहीं आ जाता। अब हम बात करते हैं लिमिट कितनी है। तो अगर हम बात करें जनरली क्रैक की हम बात करें तो अगर वो अपनी ओरिजिनल लेंथ से 5% ज़्यादा तक डिफॉर्म हो जाती है शोइंग विदाउट एनी क्रैक तो हम उसे कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। हम कहते हैं तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। ओके, अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी सबसे अच्छी एप्लीकेशन है वायर ड्राइंग के अंदर। अगर हम किसी कॉपर वायर बनाना हो, एल्यूमिनियम वायर बनाना हो तो क्या करते हैं, बिलेट्स आते हैं, उन बिलेट्स को क्या करते हैं रोलर्स के थ्रू या एक्सटेंशन के थ्रू या डाइस के थ्रू उसको खींचते जाते हैं। तो क्या होगा, सब उसको खींचने से क्या होगा, वो पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा और एक वायर के रूप में बन जाएगा। ओके, ये इसकी एप्लीकेशन है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। इसी प्रकार है सेकंड प्रॉपर्टी है malleability. It is the ability of a material to deform to a greater extent before sign of any crack when it is subject to a compressive force. ओके, डक्टिलिटी में क्या था, टेंसाइल फोर्स था। अगर हम इसी के अंदर हम कंप्रेसिव फोर्स की बात करें तो ये प्रॉपर्टी कहलाएगी उसकी malleability। इसकी एप्लीकेशन क्या है, जो हम शीट्स बनाते हैं, जैसे आपका जनरली हम स्टील शीट्स देखी होंगी या जो आप गेट जो हमारे वॉल में बनती है उसको घेरने वाली शीट्स देखते हैं तो क्या कैसे बनती हैं, वो क्या होंगी, आपका बिलेट्स होगा, उस पर आप क्या करेंगे, हैमरिंग करेंगे और हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा, पत्ता होता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा तो क्या होगा, आपको एक लंबी चौड़ी शीट बन जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी malleability। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है brittleness, the property of a material which shows negligible plastic deformation before fracture take place। ओके, यानी आपने जो इस प्रकार की लोडिंग लगाई, ओके, इस पर कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन आने से पहले ही ये ब्रेक हो जाए तो ये प्रॉपर्टी कहलाएगी brittleness। और जो मटेरियल ये प्रॉपर्टी रखते हैं उन्हें बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। इसका सच्चा उदाहरण है सिरेमिक्स और आपका जनरल ग्लास। क्या होता है, वो फटाफट टूट जाता है। यहाँ पे वे लिमिट करते हैं कि अगर ओरिजिनल लेंथ से 5% कम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दिए हुए अगर ब्रेक हो जाता है तो उसे बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। फर्स्ट प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटलनेस। और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास हम स्टडी करेंगे वो है हार्डनेस। हार्डनेस क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू पेनिट्रेशन, वियर और स्क्रैचिंग। ओके, और हार्डनेस को हम हीट ट्रीटमेंट के थ्रू बढ़ा सकते हैं। आपने मटेरियल साइंस में पढ़ा होगा हीट ट्रीटमेंट, एनेलिंग, नॉर्मलिंग, फेंचिंग,
ये सब प्रोसेस क्या करते हैं, इसकी मेटल की हार्डनेस बढ़ाते हैं। ओके, हार्डनेस क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू पेनिट्रेशन, वियर और स्क्रैचिंग, यानी सरफेस पर किसकी स्क्रैच नहीं आनी चाहिए। ओके, इसे हम बोलते हैं हार्डनेस। तो ये कुछ बेसिक मटेरियल प्रॉपर्टीज थी जो हमने पढ़ी और जो हमारे काम की है, जो हमें थोड़ा ध्यान रखते जाइए। ओके,